सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते जी। याद है आप लोगों को हम क्या कर रहे थे? इनमें से तो बहुत कम लोग ही थे उस दिन। तो 8 प्रमाण के, इससे पहले हमने परीक्षा के बारे में बात की थी कि जितनी भी चीजें, क्योंकि बार बार जगह जगह आ रहा सत्य उपदेश है ना। आप लोगों ने सुना होगा सत्य उपदेश, जो भी चीज हो ठीक होना चाहिए, उसका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। तो वो कैसे हमें पता चले कि कौन सी चीज ठीक है, क्या यथार्थ है, क्या गलत है? तो उसके लिए परीक्षा करनी होती है, ये बताया था। और परीक्षा के लिए 4 चीजें जरूरी बताई थी। आप लोगों को अगर याद हो, बड़ों में हो सकता है याद होगा। पहले सबसे पहले बताया था 8 प्रमाण, फिर बताए थे वेद विद्या, वेदों में जो बताया गया उसके अनुकूल, और आत्मा की शुद्धि, आत्मा जिसका शुद्ध होगा, जिसमें पार्शियलिटी वगैरह, ईर्ष्या द्वेष जिसको हम बोलते हैं, जेलसी, किसी के लिए अटैचमेंट हो तो हमारा आत्मा शुद्ध नहीं होता और हम ठीक ठीक बात नहीं बता पाते। और जो सृष्टि क्रम के अनुकूल हो, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है इस सारे यूनिवर्स के, उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इसके लिए भी हमने बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं। जैसे सूर्य का है कि सूर्य के कारण दिन रात बनता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, सूर्य और बड़े ग्रहों के चारों ओर चक्कर काटता है या अपनी धुरी पर ही चलता है। इस तरह से जो जो नियम है उनके अकॉर्डिंग अगर ठीक है वो तो हमें मानना होगा, और जो उनके अगेंस्ट होती हैं जो बातें, उसको हम नहीं मान सकते, सृष्टि नियम के विरुद्ध नहीं। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो साइंस है उस साइंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं धर्म और साइंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारे अनुसार साइंस और धर्म को हम अलग नहीं कर सकते। हमें देखो, यज्ञ के बारे में आप लोगों ने सुना है, हवन जो हम करते हैं यज्ञ, तो उसमें क्या साइंस यूज होती है कि अग्नि में जो हम द्रव्य डालते हैं, जो भी चीजें हम अग्नि में डालते हैं, तो क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स में बदल कर वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। तो ये क्या साइंस के अकॉर्डिंगली है या साइंस के अगेंस्ट है? ये साइंस ही तो प्रूव करता है कि अग्नि में मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज, ये साइंस कहता है। मैटर जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसी तरह हम अग्नि में जो चीजें डालते हैं वो उसमें चला जाता है, एटमॉस्फेयर में बड़े माइन्यूट पार्टिकल्स में चेंज होकर वहां बदल जाता है। ये हमारा साइंस के अकॉर्डिंग है ना, साइंस के अगेंस्ट तो नहीं है। तो इस तरह से जो चीजें साइंस के अनुकूल हो और सृष्टि नियम के अनुकूल हो, वो ही धर्म में आती हैं, तो वही सत्य होंगी। तो अब वो सबसे पहले जो बात आ रही थी 8 प्रमाणों की, तो 8 प्रमाण हैं क्या? तो उसको पहले इन्होंने पहले नाम बताए 8 प्रमाण। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 8 प्रमाण हैं। गिन लें आप। प्रत्यक्ष 1, अनुमान 2, उपमान 3, शब्द 4, ऐतिह्य 5, अर्थापत्ति 6, संभव और अभाव, ये 8 प्रमाण हो गए। मतलब प्रमाणों को दूसरे हम आम भाषा में कह सकते हैं प्रूफ। किस प्रूफ के आधार पर आप कह सकते हो, आगे हम देखेंगे। तो जो मुश्किल चीज होगी वो हम छुड़वा देंगे बच्चों को, जो आसान है वो ही, जो हमारे जनरल यूज में भी आ सके, कॉमन यूज में जो आए। तो ये 8 प्रमाण है, इन्हीं से सब सत्य असत्य का यथावत निश्चय मनुष्य कर सकता है। हम मनुष्य जो सत्य है असत्य है, इनको कैसे ठीक ठीक कैसे जान सकते हैं? इन्हीं प्रमाणों के आधार पर। इनके अलावा और कोई चीज नहीं है जिससे हम जान सके ये सत्य है या असत्य है।
तो यहाँ पर सर परीक्षा में जो चीजें उल्लिखित थी उसमें सर 8 प्रमाण, उनमें सबसे पहले 8 प्रमाणों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ प्रमाण हमारे जो असल में ये जो प्रमाण है ना, ये हमारे दर्शन शास्त्रों में भी दिए गए हैं। और अलग अलग दर्शन शास्त्रों में इनकी अलग अलग संख्या मानी गई है, कहीं पर 3, कहीं पर 4, कहीं पर 8। पर ये नहीं है कि उनमें विरोध है, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ये। उनका ये वो जो नंबरिंग है वो आपस में मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। बहुत सारे ऐसे अर्थापत्ति है वो अनुमान में चला जाता है, ऐति है जो हमारा वो इतिहास, वो भी अनुमान में। इस तरह से बहुत सारे प्रमाण एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो इसलिए उनको कहीं 4 माने गए, 3 और कहीं पर 8। नंबर है हाँ जी, मैम, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 98 हमने खोला था, वहां से शुरू किया था। 98 में जो 83 नंबर है, 8 प्रमाण, तो हमने वो उनके नाम पढ़े अभी। ठीक है, मिल। ओके मैम। तो उन 8 प्रमाणों के नाम में है, तो वहां मैं बता रही थी कि आगे भी लिखा कि कुछ विद्वान, 99 पेज पर देखो, सेकंड पैरा, कुछ विद्वान 3 प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द और कुछ 4 प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान प्रमाण ही मानते हैं। शेष का अंतर्भाव इन्हीं 3 या 4 में मान लिया जाता है। अंतर्भाव मतलब मर्ज, उनको उसी में मान लेते हैं कि वो उसका ही दूसरा रूप है, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। तो लक्षण मतलब आप प्रमाण कहते किसको है? लक्षण, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, जिससे लक्ष्य जाना जाए, जो कि उसका स्वाभाविक गुण है। ताकि जो किसी चीज का जो स्वाभाविक उसका नेचुरल जो प्रॉपर्टी है या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे लक्षण कहते हैं, जिससे उसका लक्ष्य जाना जाए। तो जिस चीज को जानने के लिए हमने उस वस्तु को या उस जैसे यहाँ प्रमाण है, प्रमाण को किसको जानने के लिए हमने प्रमाण को पकड़ा, तो उसको हम प्रमाण कहेंगे। जिसको उसको उसका स्वाभाविक गुण है, उसके कारण ही हम प्रमाण कहते हैं। क्योंकि जिससे प्रमीयते अनेन, ये परिभाषा आपके निकलेगी कि जिससे लक्ष्य जाना जाए, जो इसका गोल है, जो इसका एम है, उसको वो पूरा करे, वही उसका स्वाभाविक गुण होता है उस चीज का। आगे आपको स्पष्ट होगा। जैसे कि रूप से अग्नि जाना जाता है, उसको लक्षण कहते हैं। जहां जहां पर रूप होगा, रूप गुण मतलब जिसको देख, जो हमें आंखों से जो चीज दिखाई देती है, रूप कहते ही हमें होगा आंखों से जो चीज हमें दिखाई देती है उसको रूप कहते हैं। तो रूप अगर है, आप जैसे मेरे शरीर को आप आंखों से देख पा रहे हो, मैं आपके शरीर को देख पा रही हूँ आंखों से, तो इसका मतलब वहां पर अग्नि गुण, अग्नि है। अग्नि का एक स्वाभाविक नेचुरल उसके प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जहां भी अग्नि होगा वहां पर रूप आ ही जाएगा, वहां पर वो चीज हमें आंखों से दिखाई देती है। अब जहां पर वायु पाया जाता है वहां आंखों से नहीं, वहां हमें स्पर्श से दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है कुछ खुल के? नहीं, थोड़ा सा अलग से है, तो अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो लक्ष्य, जिससे लक्ष्य जाना जाए, उसको उसका जो कि उसका स्वाभाविक गुण है उसको लक्षण कहते हैं। लक्षण और लक्ष्य एक जैसे मिलते जुलते शब्द है, और बीच में आ गया एक उसका एग्जाम्पल। जैसे कि रूप से अग्नि जाना जाता है, रूप को देखकर उससे हमें अग्नि का पता चलता है। आगे आओ आप, तो और क्लियर होगा। लक्ष्यते येन तल लक्षणम, यहाँ पर असली परिभाषा किसकी दी जा रही है? लक्षण की, कैरेक्टरिस्टिक्स। जिससे लक्ष्य जाना जाए उसे लक्षण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वस्तु में पाया जाने वाला ऐसा गुण अथवा चिन्ह जिसके आधार पर उसके आधारभूत पदार्थ का ज्ञान हो जाए। मतलब किसी वस्तु में बहुत सारे गुण पाए जा सकते हैं,
एक वस्तु एक किसी भी एक चीज में एक गुण तो नहीं होता, अनेक प्रकार के गुण होते हैं। तो उन गुणों में ऐसा गुण या चिन्ह जिसके आधार पर उसके आधारभूत मतलब उसमें रहने वाले पदार्थ का ज्ञान हो जाए, उस एक गुण से उसमें रहने वाले पदार्थ का ज्ञान हो, उसको हम लक्षण कहते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु या पदार्थ में हम रूप गुण देखते हैं तो इस रूप गुण के आधार पर हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि उस वस्तु में अग्नि द्रव्य विद्यमान है। जैसे अभी मैंने आपसे बात की, अग्नि को हम आंखों से सब जगह नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। अग्नि को देख पाते हैं क्या? ये जो बाहर बड़ी आग जल रही होती है उसको तो हम देखते हैं, पर उसके सूक्ष्म रूप को हम आंखों से नहीं देख सकते। जैसे लकड़ी में अग्नि है तो हमें दिखाई दे रही है क्या? पर उसमें रूप है, जिस चीज में रूप, जो हमें आंखों से जो चीज दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि उसमें अग्नि है। ये बात समझ में आ गई? जिस पदार्थ में हमें रूप दिखाई देता है, वो हमें, जो पदार्थ हमें आंखों से दिखाई देता है, इसका मतलब है किसी ना किसी फॉर्म में वहां पर अग्नि मौजूद है। जैसे हम अपने रोज की चीजों में देखते हैं ना, आप को कोई चीज आप खाते हैं वो नमकीन है, कोई नमकीन चीज खाई तो उसको आपको पता चल जाता है ये खा के इसमें नमक मौजूद है। समझ में आता है वो? मिठाई खाते हो तो उसमें पता चलता है कि इसमें मीठा मौजूद है बच्चों? यस मैम। तो वो जो, ये जो गुण है, मीठा गुण, मिठास का गुण या नमकीन का गुण, वो हमें बताता है कि इसमें ये चीज मौजूद है, ये नमक है, इसमें मीठा है, इसमें नींबू पड़ा है। उससे पता चलता है ना उसके स्वाद से। जैसे तो इसी तरह ये, वो तो मोटी मोटी चीज हो गई। तो इसी तरह जो सूक्ष्म चीजें हैं वो हमें जो आंखों से दिखाई नहीं देती, रोज के हमारे यूज में नहीं आती ना, तो इसलिए हमें समझ कम में आ रहा है। तो पर अगर हम जिस चीज को हम देख रहे हैं, जो हमें जो भी चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसमें किसी ना किसी फॉर्म में अग्नि मौजूद है, इतना आप समझो। तो वो जो दिखाई देने वाला रूप वाला गुण है, वो अग्नि को लक्षित कर रहा है, अग्नि को एम कर रहा है, तो उसका लक्षण हो गया। तो रूप अग्नि का लक्षण हो गया। इस प्रकार अग्नि में पाया जाने वाला स्वाभाविक गुण रूप अग्नि का लक्षण है। अब आई बात समझ में? और अग्नि लक्ष्य है, अग्नि को दिखा रहा है वो लक्ष्य है, और रूप जो है वो लक्षण है। इसी प्रकार रस से जल लक्ष्य का, रस में जिसमें भी स्वाद है, कोई स्वाद है, उससे हमें पता लगता है वहां पर जल पाया जाता है। जिसमें गंध है, कोई स्मेल है, तो वहां पर पृथ्वी नामक गुण पाया जाता है। इसको आप ज्यादा डिटेल में मत जाओ, आगे करते हैं। बस इतना जान लो कि जो मुख्य गुण होता है जिससे उस पदार्थ का हमें पता चल जाता है, वो उसका लक्षण कहलाता है। ये गुण या लक्षण अपनी आधारभूत वस्तु में स्वाभाविक रूप से ही पाए जाते हैं। तो जैसे अग्नि में रूप का, इसके लिए किसी और हेल्पिंग एड की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही पाए जाते हैं, किसी अन्य निमित्त या सहायक तत्व से उत्पन्न नहीं होते। इसको आप छोड़ दो। मुख्य रूप से बस जिससे हमें उस वस्तु का पता चल जाता है वो उसका लक्षण हो गया। प्रमेय, देखो, प्रमाण जैसे शब्द हुआ, तो प्रमाण तो वो चीज होगी जो 8 बता दिए जिससे हम ज्ञान करते हैं, और प्रमेय जिसका ज्ञान करते हैं, जिसको हम जानते हैं। अब जैसे हमें एक मनुष्य को जानना है, ठीक है, फिर आप अच्छी तरह समझ जाओगे। हमें किसी मनुष्य को जानना, यहाँ कोई मनुष्य है या नहीं, तो हम जाके इसको आंखों से देखेंगे कि वहां पर 2 आंखों वाला, 2 टांगों वाला, टांगों पर खड़ा हुआ कोई है, कोई चीज है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये मनुष्य है। तो अब किस प्रमाण से हमने आंखों से देख के उसको जाना? तो ये जो आंखों का और उसका जानना, ये तो हो गया प्रमाण। और वो जिसको हमने जाना, जिसको जानना चाहते हैं, उसको प्रमेय कहते हैं। मतलब जिसको जाना जाए वो प्रमेय हो गया। साधारण सी भाषा में, प्रमाण से जिसको जाना जाता, जानी वस्तु,
जो प्रमाणों से जाना जाता है, जैसे कि आंख का प्रमेय रूप अर्थ है, जो कि इंद्रियों से प्रतीत होता है उसको प्रमेय कहते हैं। मतलब जो इंद्रियों से जाना जाता है उसको प्रमेय कहते हैं। ठीक है, जो प्रमाणों से जाना जाता है वो प्रमेय हो गया। साधारण भाषा में जो जानने योग्य पदार्थ या विषय है उसे ही प्रमेय कहते हैं। ये पहले भी मैंने ये बताया कि जो जानने योग्य पदार्थ या विषय है, जिसको हम जानना चाहते हैं, वो हमारा हो गया प्रमेय। अब जैसे आप आर्यदेश रत्नमाला को जानना चाह रहे हो, तो ये आपका प्रमेय हो गया। ठीक है, इसी तरह जो जिस भी वस्तु को या जिस लक्षण को हम जानना चाहते हैं वो प्रमेय, प्रमाण के द्वारा जो जाना जाता है वह विषय या पदार्थ। अब बिंदु को देखो, वह विषय या पदार्थ जिसे किसी प्रमाण के माध्यम से जाना जाता है उसे प्रमेय कहते हैं या प्रमेय कहलाता है। जिसे किसी प्रमाण के माध्यम से जाना जाता है, इस लाइन को याद रखो, वह प्रमेय कहलाता है। प्रमेय किसे कहते हैं? आप परिभाषा को छोड़ देना, वो थोड़ी कठिन है, इसको याद रखना। वह विषय या पदार्थ जिसे किसी प्रमाण के माध्यम से जाना जाता है या प्रमाण की सहायता से जाना जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस विषय या वस्तु को जानने के लिए किसी प्रमाण की सहायता ली जाती है वह प्रमाण से ज्ञात होने वाला, बस इसको इतना ही रहने दो। जिस विषय या वस्तु को जानने के लिए किसी प्रमाण की सहायता ली जाती है उसे प्रमेय कहते हैं। मतलब कि वो प्रमाण से जाना जा रहा है, इसलिए प्रमेय हो गया। यह प्रमेय इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। ठीक है, प्रमेय किससे जाना जाता है? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों को तो आप जानते हो, सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स, उनको बोलते हैं इंद्रियां। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो? सेंस ऑर्गन्स, आंखें, आंखों से हम किसी भी रूप को, किसी फॉर्म को हम देखते हैं। कानों से हम शब्द को सुनते हैं। नाक से हम गंध को सूंघते हैं, स्मेल करते हैं। जीभ से हम स्वाद चखते हैं और त्वचा से टच करते हैं। तो इनसे हमें ज्ञान होता है ना। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका ज्ञान इन 5 चीजों से होता है। तो इनके अलावा कोई और भी, आप अभी भी सोच लो, कोई भी चीज का हम ज्ञान कर रहे हैं तो कैसे करते हैं? इन्हीं 5 के थ्रू करते हैं। इनको बोलते हैं 5 सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स। जिनसे हम करते हैं वो सेंस ऑर्गन्स हो गया, और को जिनको करते हैं वो हो जाते हैं ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ऑब्जेक्ट्स जो जिनको आप जानते हो, विषय या पदार्थ, तो वो इन्हीं इंद्रियों से ही जाने जाते हैं। इंद्रियां समझ में आ गई? तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो है वो है इंद्रियां। अर्थात इंद्रियों से जब किसी वस्तु या विषय का संबंध होता है तो भिन्न भिन्न इंद्रियां अपने अपने विषय या अर्थ को ग्रहण करती हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रमेय का ज्ञान है। कोई भी दिखाई देने वाली वस्तु आंखों से ही ज्ञात होती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण में नेत्र इंद्रिय का विषय अथवा प्रमेय रूप, श्रोत्र का शब्द, घ्राण का गंध है। यह आप रोज देखते हो। आप कोई भी चीज किसी को भी, सबसे पहले आपका टीचर क्लास में आया या नहीं आया आपको पता चलता है? क्लास में यस मैम। आपके, हाँ, कैसे पता चलता है? मैम हम देखते हैं आया या नहीं आया टीचर। हाँ, कैसे देखते हैं? आंखों से ना, आई यस मैम। कांटेक्ट। तो यस आंखों से दिखाई दिया तो यस मैम। आपके कोई फ्रेंड बोले कि आपको क्या पता आया? नहीं, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, कहते हो ना आप ऐसे? यस मैम। नहीं आया, नहीं मैंने आंखों से देखा है। तो ये इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। कैसे? आपकी आंखों का और जो आपके टीचर दोनों का कांटेक्ट हुआ। समझ में आ गई बात? यस अगर मैम। आपकी आंखों से उनका कांटेक्ट ना हो किसी दूसरी वस्तु का, तब आप जान सकते हो क्या वो है या नहीं है? नो मैम। नहीं जान पाओगे ना। तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और सब हम इसका प्रमाण तभी बिलीव करते हैं। आप देखो, जब कोर्ट में कोई केस चलता है, मर्डर का हुआ, कोई भी हुआ,
तो आपको कैसे पता? आपने देखा है क्या? हाँ, मैं आई विटनेस हूँ। आई विटनेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना। आई विटनेस मतलब आंखों से मैंने देखा। और दूसरा चीज होती है, हमने कानों से भी उसके शब्द सुने, इसको भी प्रत्यक्ष होगा। जब कानों में हमें कोई आवाज सुनाई देती है, कोई बहुत धीमे बोल रहा हो तो हम नहीं ना सुन पाते तब, है ना। तब हम कह नहीं सकते मेरे को किसी ने बताया, पर मैंने अपने कानों से सुने ये शब्द, मैं तो विश्वास नहीं कर सकती। मेरे को पूरा पक्का विश्वास हो गया कि उसने ही मर्डर किया, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना कि उसने कहा कि मैंने उसको मारा है ना। ये भी हो गया, प्रत्यक्ष वाली बात होगी ना। पर आंखों से देखने वाला सबसे ज्यादा बिलीव वाला माना जाता है। तो ये होता है प्रत्यक्ष। तीसरी बात क्या हो जाती है? ये चीज गर्म है या ठंडी है? दूध पियो, ये गर्म है ठंडा है? ठंडा है, माँ कहती है ठंडा नहीं, ये तो गर्म है, मैंने देखा अभी, मैंने अपने हाथ से छुआ तो वो तो गर्म था। तो ये भी होता है प्रत्यक्ष। समझ में आया है? तीसरी चौथी चीज, ये मेरे को यहाँ पर ना, आम की खुशबू आ रही है। आजकल आम बहुत खाते हो, तो कैसे पता चल जाता है? घर में कई बार घुसते हो, फ्रिज खोला, आम की खुशबू तो आ रही है, कहाँ पर रखा है? नहीं है आम, नहीं जी मेरे को खुशबू आ रही है। तो आपको नाक से भी पता चल जाता है कोई चीज है या नहीं? यस मैम। हम्म। यस मैम। इसी तरह कोई चीज मुंह में रखी खाई, ये मीठी है, ये खट्टी है, ये कड़वी है। मम्मी कहेगी नहीं जी ये कड़वी नहीं है, खा लो, दवाई है, कोई कड़वी नहीं है ना, मैंने तो जी में चखी है, ये तो कड़वी है। ये भी आपको प्रत्यक्ष हो गया। ये सारे जो है प्रत्यक्ष कहलाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष कहता कैसे होता है? जब उसका उस सेंस से या उस ऑर्गन से उसका कांटेक्ट होता है। अगर कांटेक्ट ना हो तो नहीं सुन पाओगे, ना देख पाओगे, ना स्पर्श कर पाओगे, टच नहीं कर पाओगे, इसका स्वाद भी नहीं कर पाओगे। और हमसे बहुत दूर पड़ी है, नाक में गंध भी नहीं आ रही। जब कांटेक्ट नहीं होगा तो हम उसको नहीं जान पाते। तो ये जो प्रत्यक्ष का हमें ज्ञान होता है, ये इंद्रियों के कांटेक्ट से होता है। इसको बोलते हैं पदार्थ के साथ इंद्रियों का निकट संबंध होना। हम आपको ज्यादा नहीं पूछेंगे, इसमें इतना पूछ सकते हैं कि इंद्रियों के साथ जिसका कांटेक्ट होता है वो कौन सा प्रमाण है, इतना तो बता सकते हो ना। या इस प्रमाण का इंद्रियों से कांटेक्ट होता है, बीच में हमने लिख दिया प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमान। तो उसमें आप टिक करोगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो अब ये जो प्रत्यक्ष वाला होता है वो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट, हमें नॉलेज हुई उस चीज की, तो इंद्रियों से उसका उनका कांटेक्ट होता है, इंद्रियों से किसी पदार्थ का संपर्क होता है, तब हमें ज्ञान होता है। मैंने कितने सभी इंद्रियों के दे दिए ना, आपके पांचों के एग्जाम्पल्स दिए। समझ आ गई है बात? कोई है जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। कुछ नए लोग भी हैं जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं कि ये बात समझ में आ गई प्रत्यक्ष किसको कहते हैं। हमारी बारी फिर पांच बता दो, एक बारी हाँ जी, फिर बता दो बुआ। ये प्रत्यक्ष का संबंध इंद्र जब किसी वस्तु को हम इंद्रियों से उनके साथ कांटेक्ट होता है, संपर्क या संबंध होता है। जब किसी वस्तु का इंद्रिय के साथ निकट संबंध होता है तो उससे जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, ये शर्त है कि उसका इंद्रिय से हमारा संपर्क होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। अब वो इंद्रियां कौन सी है? वो बता दी, पांच इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स। वो सबको समझ में आ गई? मैम एक आंख, बार दोबारा बता आंख, देना। कान, नाक, त्वचा और जीवा, टंग। इतना हो गया क्लियर? अब जब उस सामने का ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसका जब हमारा इस जिस जिस इंद्रिय से संपर्क होगा, अब सब चीजों का तो, अब स्वाद आप लेना चाहो तो आंखों से उसको स्वाद ले सकते हो। नो मैम। आंखों से, नहीं। आंखों से वो तो जीभ से लेना पड़ेगा ना। यस मैम। किसी की आवाज मीठी है या मतलब कठोर है, ये कैसे? अब मेरी आवाज कैसी है?
ये आपको कैसे, किससे संपर्क हो रहा है आपका? मैम कानों से। कानों से, है ना। आवाज का शब्द, इसको बोलते हैं शब्द, इसका कांटेक्ट कानों से होगा। तो इस संपर्क हुआ, इस विषय का, शब्द का संपर्क हुआ कानों से। रूप का, जब कोई चीज देखनी हो तो उसका आंखों से होगा। और स्वाद लेना हो तो जीभ से होगा। और स्पर्श देखना हो, गरम ठंडा है, सख्त है या सॉफ्ट है, मुलायम है, तो उसका कैसे करना पड़ेगा? वो टच से उसका कांटेक्ट होगा। तो आगे सारी चीज समझ में। और ये चीज खुशबू है या बदबू है, उसका कैसे पता चलेगा? नासिका से पता चलेगा। तो ये 5 इंद्रियों का के विषय, इनके ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो जिस जिस इंद्रिय का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे हमें उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष में सीधी सी एक बात है कि किसी वस्तु के साथ इंद्रिय का संबंध होने में, संपर्क बोलो, उसके साथ जब संपर्क हो जाता है निकट से, है, तब उससे जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसको कैसा होता है? प्रत्यक्ष वाला ज्ञान हो गया। और ये 5 इंद्रियों से अलग अलग तरह के ज्ञान होते हैं। ये अब आपको समझ में आ गया। आंखों से कौन सा ज्ञान होता है? रूप का। ठीक है। यस आंखों से मैम। किस चीज का ज्ञान होता है? रूप का। कानों से शब्द का। शब्द का। हाँ, कानों का विषय शब्द है, कान से। नासिका से, नाक से गंध का। गंध का, शाबाश। और त्वचा से, मैम छूने का। हाँ, स्पर्श का, उसको स्पर्श बोलोगे उसको। और एक और रह गया, जीभ से स्वाद का। स्वाद, रस बोलो है। ठीक है। अब ये जो यस मैम। आपने बताई ना ये चीजें, आंखों से रूप, कान से शब्द, ये इनके विषय होते हैं। इनको हम बोलते हैं, इनका ऑब्जेक्ट। ये सेंस ऑर्गन और उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आंख का रूप हो गया, कान का शब्द हो गया, नासिका का स्मेल हो गया, गंध, जीभ का हो गया टेस्ट, और त्वचा का हो गया स्पर्श, टच। ये इनके विषय हो जाते हैं। अब आपको आसान लगेगा, ये चीजें बड़ी मुश्किल लगने लगती है। इनको बोलते हैं विषय। अब जब आप आगे भी पढ़ेंगे ना, अब आपको समझ बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो जो शब्द आदि पदार्थों के साथ श्रोत आदि, देखो यहाँ भी जो दिया प्रत्यक्ष की परिभाषा देखो, शब्द आदि पदार्थों के साथ श्रोत आदि इंद्रिय और मन के निकट संबंध से ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब शब्द के साथ श्रोत्र, श्रोत्र किसको बोलते हैं? कान को। तो कान और शब्द का होता है ना। पर इसके साथ एक और चीज लगाई, मन के साथ। आपका लेसन है और आपका मन कहीं हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा क्या शब्द लिखे हुए? नो नहीं मैम। आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि मन के साथ, मन भी होना चाहिए इंद्रियों के साथ, मन का निकट संबंध हो जाता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो 2 चीजें लिखनी है, ध्यान रखनी है कि प्रत्यक्ष प्रमाण में हमारी इंद्रियों का भी संपर्क होना चाहिए उस वस्तु के साथ, और मन के साथ भी उसका संबंध होना चाहिए। ठीक है। इंद्रिय और मन के साथ जब वो वस्तु जुड़ती है तो उसका हमें ज्ञान हो जाता है। इतना मोटा मोटा ही करो, बहुत ज्यादा मैं आपको इसमें नहीं ले जाऊंगी। ठीक है, इतना हो गया। बस इतना याद रखना है आपने कि प्रत्यक्ष प्रमाण में किसकी सहायता चाहिए होती है? इंद्रियों और मन की। तो इसमें मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि नेत्र इंद्रिय से, फिर हम बहुत सारा दे सकते हैं, बीच में ऑप्शंस आपके देंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो अब आप उसमें से पिक करोगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत। फिर तो मुश्किल नहीं होगा ना। नो मैम। मैम लिखने हम्म। का कमी आएगा ना? हाँ, मैम। लिखने के बाद थोड़ा सा ही आएगा, आसान आसान सा, जो जो मैंने बीच में पहले
पहले कहा था ना, यस मैम। तो मुश्किल वाला नहीं देंगे हम आपको, लिखने के लिए कुछ थोड़ा सा ही आएगा, बाकी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। अब दूसरा है अनुमान। अनुमान को इन्फ्रेंस आप इंग्लिश में कहते हो। जब हम किसी चीज को सामने से तो नहीं देखते हैं, पर उसका कोई एक हिस्सा हमको, उसका कोई एक अंग दिख जाता है, तब हमें अनुमान लगा लेते हैं कि ये वो हो सकती है वस्तु, ये वही होगी। अब जैसे मैंने बीच में आपको एक दो बार बताया था, जो सिमिलर चीजें होती है ना, उसमें से हम अनुमान लगाते हैं। जैसे पहले हमने किसी चीज को देखा है, देखने के बाद हम बार बार उस चीज को देखते हैं तो हमें पक्का हो जाता है। आपने जैसे अपने घर में आपको पता है कि आपके पापा की चप्पल कौन सी है, ठीक है, हाँ आप रोज देखते हो ना, मतलब किसी की भी, मम्मी की, पापा की, घर में बच्चों की, किसी की भी चप्पल कौन सी है। अब वो आप रोज देखते हो, आपको पता है उनका कि ये चप्पल वो पहन के जाते हैं बाहर। अब कहीं पर आप गए और वहां आपने देखा कि आपको उम्मीद थी कि वहां पर आ जाना है, पापा ने आए हैं या नहीं आए, और आपने वहां चप्पलें पड़ी देखी, उसमें से ढूंढी, हाँ हाँ आए हुए हैं। कर सकते हो ना ऐसे, यहाँ पर मेरे पापा आए हुए हैं क्योंकि उनकी चप्पल पड़ी है यहाँ पर। अब ये अब पापा का एक जो भाग है जो यूज करते हैं चप्पल, उसको देखकर आपने गैस कर लिया कि ये यहाँ पर पापा हैं। समझ में आई बात? इसको हम कहते हैं अनुमान। रोज हम एक चीज को देखते हैं, प्रत्यक्ष देखने के बाद ही हम अनुमान कर सकते हैं। एक जो हमारे शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है, जैसे कहीं पर धुआं, कहीं भी धुआं लग रहा होता है, बहुत दूर से धुआं होता है, तो देख के हम कहते हैं कहीं पर आग लगी है, कहते हो ना कि धुआं कहाँ से आ रहा है, कि आग लगी होगी। ये यस तो मैम। सबका अनुभव है ना। तो अब आपने आग तो वहां नहीं देखी, आग नहीं देखी, पर आपने नो मैम। धुआं है तो आग भी होगी, तो ये आपने कैसे अनुमान लगाया? पहले कभी देखा हुआ है ना कि जहाँ धुआं होता है तो वहां पर कहीं आग लगी होती है, या सुना होता है कि भी हाँ आग जरूर लगी होती है, तब जाकर धुआं उड़कर आता है, यहाँ पर दूर आता है। तो धुआं को देखकर हमें आग का हमने अनुमान लगाया, इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। बहुत सारी चीजें जब कैसे किसी को ना, किसी की शक्ल बड़ी मुरझाई हो, ऐसे सुस्त सा पड़ा हो, तो हम क्या कहते हैं, थके हुए हो या बीमार हो। बहुत सारे लोग एक दूसरे को कहते हैं ना, आज आज की तबीयत ठीक नहीं है क्या, ऐसे क्यों आपकी शक्ल दिखाई दे रही है, होता है ऐसे है, या थके हुए हो। कभी किया आपने ऐसे, मम्मी वगैरह या किसी को देखा हो, अपनी सहेली को, कि आज उनकी शक्ल बड़ी बुझी बुझी सी लग रही है, बीमार है या थके हुए हैं, होता है ऐसे? यस मैम। किसी का है अनुभव, एक्सपीरियंस? तो यस अब मैम। जी। ये हम क्या, हमने उनकी बीमारी तो नहीं देखी, उनका कि उन्होंने बहुत काम किया है या बीमार है, पर हमने अनुमान लगाया उनकी शक्ल से कि वो दोनों का संबंध है, कि जो थक जाता है उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ जाते हैं, या कोई बड़ा ही उदास हो तो कुछ ऐसी घटना घटी है, तो उनके एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि इसका पीछे ये घटना घटी होगी, तभी ये भाव उसके चेहरे पर आए हैं। तो इसको हम कहते हैं अनुमान प्रमाण। समझ में तो आ गई है बात? यस मैम। तो बहुत सारे मैंने उदाहरण दिए आपको। तो इसके बिना हम काम नहीं कर सकते दुनिया में, हमेशा हर बात प्रत्यक्ष से तो नहीं पता चलती ना। अब आपको भूख लगी है, भूख लगी है तो आपको दिखाई देती है भूख? नो मैम। तो आपको क्या होता है कि अंदर कुछ सेंसेशन होती है पेट में। शुरू शुरू में तो समझ ही नहीं आती, जब छोटे बच्चे होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, और बड़े होते हैं तो समझ में आ जाते हैं, घबराहट हो रही है या पेट में कुछ ऐसे हमें लगता है, हम जिसको कहते हैं कि चूहे नाच रहे हैं, तो क्या होता है हमें तब समझ में आ जाती है, वो सेंसेशन से हमें अनुमान लगता है कि भूख लगी होगी, इतनी वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे, तो कुछ खाऊं तो शायद ठीक हो जाएगा। तो हमें ये अनुमान तरह तरह से हम लगाते हैं, और सब चीजों को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। तो
उनको जानने के लिए ठीक है या गलत है तो हम अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीजें, कहीं इस पर खुशबू आ रही है, ये मोतिया के फूल है, उन मोतिया की खुशबू आ रही है, ये गुलाब की खुशबू आ रही है। वो हमें गुलाब तो नहीं सामने दिखाई देता, पर उसकी खुशबू दूर से आती है तो हम अनुमान लगाते हैं। उसका एक अंग जो खुशबू है वो हमारे पास आया, हमने उससे गैस किया कि ये गुलाब होगा, ये मोतिया का फूल होगा, या खाना बन रहा होगा, खाने की खुशबू है, राजमा की खुशबू है या चावल की है। ये सब हम अनुमान से ही हम कर पाते हैं। तब हमें पता लगता है कि नहीं, मैंने खुद सूंघी है, हमारे घर तो ये बनी है सब्जी। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो इसकी परिभाषा, किसी पूर्वदिष्ट पदार्थ के एक अंग को प्रत्यक्ष देखने के पश्चात उसके अदृष्ट अंगों का जिससे यथावत ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं। मैं ये कठिन शब्द इतने आपको नहीं बता रही। किसी भी पदार्थ को पहले हमने किसी पदार्थ को देखा हुआ है, फिर उसके एक अंग को जब हम देखते हैं तो जो नहीं देखा उसका भी हमें ज्ञान हो जाता है। जैसे मैंने आपको आग का उदाहरण दिया था, जैसे आपके घर में कोई सब्जी बनती है, उसकी खुशबू आपने देख ली, उस वस्तु को भी देख लिया। अब दोबारा जब अब आपने मेरी आवाज सुन ली, या मेरे को सामने भी देख लिया, मेरी आवाज भी सुन ली। अब कभी यही जो रिकॉर्डिंग आप सुनोगे तो आप मेरे को देखे बिना ही आप अनुमान लगा लोगे कि ये कंचन मैडम बोल रही है ना। हो जाएगा ना अनुमान, बिना देखे ही, सिर्फ शब्द से ही आप अनुमान। एक अंग मेरा देखा है कि आवाज को, पर मेरे को नहीं देखा तो भी आपको अनुमान हो जाएगा। इसी तरह आप पंकज सर की आवाज सुन रहे हो, चाहे आपने उनको देखा नहीं, अब आपको समझ आ जाती है ना कि वो बोल रहे हैं मेरी आवाज से। वो अनुमान इसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान प्रमाण। और प्रत्यक्ष इस दृष्टि से हम कह सकते हैं शब्द आपने प्रत्यक्ष रूप से सुने। तो बहुत सीधी सी बात है कि किसी पहले देखे हुए चीज को, पहले देखी चीज को हम जब प्रत्यक्ष रूप में देख लेते हैं, उसके एक भाग को देखते हैं, तो ना देखे हुए चीज को भी हम जान लेते हैं। जैसे आग और धुएं को हमने देखा, इकट्ठा देखा है, में एक अंग देखने के बाद आपको याद आ गया कि हाँ ये धुआं तभी उठ रहा है, आग के पर लगी होगी, तो इसलिए उसके धुआं उसी को इंडिकेट कर रहा है कहीं पर आग है। इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। चलो अब हम अग्नि के अंग, हमें बस इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। तो किसी एक अंग को देखकर हम जब पूरे वस्तु का अनुमान कर लेते हैं, ज्ञान कर लेते हैं, तो उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। ये मैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप में ही हम लोग देंगे आपको इनको। तो इसी यहाँ पर धरती पर अगले पेज पे 103 पर देखो। हाँ ये देखो, जहाँ पर आजकल बारिश का मौसम है, आप रात को, है ना, आपको नहीं पता लगा कि सोए सोए हमें पता ही नहीं चलता कि मर की बारिश हो रही है। जब आप सुबह उठते हो तो पानी पानी देखते हो तो आपको पता चल जाता है बारिश हुई थी। यस मैम। पता चल जाता कैसे? उसका एक अंग देखा ना, जब बारिश होती है तो धरती पर पानी इकट्ठा हो जाता है, हमारे बाहर बरामदे में पानी आ जाता है, कीचड़ हो जाता है ना। इन सारी चीजों से तो हम अनुमान लगाते हैं ना कि बारिश हुई। बारिश को हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, पर पहले हमें पता है कि जब जब बारिश होती है तब तब ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अब तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम इन प्रमाणों के लिए आपको उदाहरण भी दे सकते हैं, ये अनुमान प्रमाण का उदाहरण है या प्रत्यक्ष का, या इस तरह से जैसे पहले इंद्रियों का बताया था एक। तो इन तरह से आप आसानी होगा, पर आपको समझ में आना चाहिए। ये सब अनुमान ज्ञान के उदाहरण हैं। यदि व्यक्ति ने पहले से इन सब का प्रत्यक्ष नहीं किया, 103 पृष्ठ पर सेकंड पैरा देखो,
यदि व्यक्ति ने पहले से इन सब का प्रत्यक्ष नहीं किया अथवा वह इन संबंधों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता तो अनुमान भी नहीं कर सकता, ना ही इस प्रमाण द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतः यह अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष पर आधारित है। यह अगर हमने पहले जाना नहीं, हमें पता नहीं इन चीजों का, तो फिर नहीं हम इनका ज्ञान कर सकते। जो बिल्कुल छोटा बच्चा पानी कहाँ से आया उसको नहीं पता लगेगा बारिश के कारण ये हुआ। 2-4 बार उसको दिखाया जाता है कि देखो ये यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, क्योंकि ऊपर आसमान से जो बारिश हुई उससे पानी इकट्ठा हुआ है। 2-4 बार हमारे घर में 2 छोटे बच्चे हैं तो उनका आप पता लगता है, अच्छा अच्छा बारिश हुई होगी तो गीला हो गया। तो देखने के बाद पता लगता है, कि पहले पता ना हो तो फिर हमें ज्ञान नहीं होता। तो हम उपमान और शब्द बस ये 4 प्रमाण करेंगे और नहीं करेंगे, ठीक है। उपमान, जैसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के तुल्य नील गाय होती है, ऐसे जो उपमा से सादृश्य ज्ञान होता है उसको उपमान कहते हैं। सिमिली जिसको कहते हैं ना, उससे हम किसी की तुलना उपमा दे देते हैं। जैसे छोटा समुद्र कैसा होता है, अब मैंने तो कभी देखा नहीं समुद्र कैसे होता है, तो कहेंगे जैसे ये तालाब है ना, या घर के पास कोई पाउंड और बड़ा सा तालाब वगैरह, तो उसको कह देते हैं ऐसा होता है समुद्र, जो ऐसे बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ होता है। तो अब समुद्र और तालाब एक से तो नहीं है, उनमें बहुत अंतर है, परंतु उसकी हम उपमा दे देते हैं ऐसे। इसी तरह जो नील गाय होती है और गाय होती है, और बहुत से खच्चर कैसे होता है, गधे की तरह होता है, घोड़े की तरह होता है, मिलती जुलती शक्लों वालों को कहते हैं, जैसे वो होता है ना वैसे ही होगा। या किसी को उसने ऐसे ऐसे कपड़े पहने होंगे उसकी तरह, जैसे 2 भाई हो, जैसे ये भाई है ना ऐसा ही दूसरा है, जैसे हम ऐसे करके किसी को एग्जाम्पल देकर करते हैं, उसको कहते हैं उपमान प्रमाण। दोनों वस्तुओं में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी होती है, उसमें समानता थोड़ी सी होने पर उनको देखी हुई वस्तु, जो देखा हुई चीज है उसके आधार पर हम अनदेखी को बताते हैं। जैसे तालाब देखा हुआ है तो उसके बेस पर कहते हैं कि ऐसा ही समुद्र होता है। ये गाय देखी है तो जैसे ये गाय होती है ऐसे नील गाय होती है, गधा देखा होता है ऐसा ही खच्चर होता है। जो चीज देखी होती है उसका एग्जाम्पल देकर ना देखी हुई चीज को बताया जाता है, इसको कहते हैं उपमान प्रमाण। ठीक है, बस इतना याद रखना है, जो ना देखी हुई चीज, देखी हुई चीज से ना देखी हुई चीज को जाना जाना। किसी के शक्ल सूरत से, किसी के गुणों के आधार पर ऐसा बहुत बार हम ऐसा करते हैं, उसका स्वाद कैसा है आम का, या कहें कि किसी भी चीज को मिलती जुलती जो चीजें हो, इसका स्वाद कैसे है। जैसे अच्छा नींबू का स्वाद कैसे, जैसे नारंगी का, जैसे नारंगी का स्वाद कैसे जैसे नींबू का होता है, पर उससे ज्यादा खट्टी होती है, ऐसे हम कह सकते हैं ना, बहुत से एग्जांपल्स देते हैं। तो ये उपमान प्रमाण में आता है। समुद्र तालाब की तरह ही होता है, उदाहरण दे दिया जाता है, जबकि नहीं होता। तो इस तरह से हम एक से पहचान लेते हैं एक दूसरे को। जल का संग्रह जो है वो हो गया तालाब और समुद्र की समानता। ठीक है, इतना ही करो। बाकी शब्द प्रमाण, उपमान में इतना काफी है कि पहचानी हुई या जानी हुई चीज के आधार पर ना जानी हुई चीज को जानना, उसकी तुलना देकर जानना। शब्द प्रमाण, जो पूर्ण आप्त परमेश्वर और पूर्वोक्त आप्त मनुष्य का उपदेश है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण मतलब किसी ऑथेंटिक पर्सन की बात को मानना। आप्त पुरुष, आप्त का हमने पढ़ा था ना, 81 में पढ़ा था। आप्त किसको कहते हैं? जो छल आदि दोष से रहित होता है, धर्मात्मा, विद्वान, सत्य का उपदेश करने वाला, सब प्रकार कृपा दृष्टि से वर्तमान होकर जो अविद्या अंधकार को दूर करने वाला, अज्ञानी लोगों की आत्माओं में ज्ञान प्रदान करने वाला, उसको आप्त कहते हैं।
मतलब कि इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, उसमें बहुत सा ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान होता है, झूठा ज्ञान नहीं होता, सत्य ज्ञान होता है। तो उसकी बात को हम सच मान सकते हैं। अब आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, तो आप उनकी बात को मान लेते हो, सब्जेक्ट में उनकी बात को मानते हो सत्य? यस मैम। हाँ, क्यों मानते हो? क्योंकि वो उसके स्पेशलिस्ट है, उस सब्जेक्ट को उन्होंने पढ़ा है, उसकी मास्टर डिग्री ली है या उन्होंने डॉक्टरेट डिग्री लिया, कुछ पढ़े हैं, तब उनका उस पर अधिकार है, उसको सत्य सत्य उस सब्जेक्ट को जाना है, तो आप उसको जान पाते हो। तो इसी तरह जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, वो भी अलग रैंक के साइंटिस्ट है। जो मेडिकल साइंटिस्ट है, हम उनको उस तरह के मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम सच मानते हैं। जो ज्योग्राफिकल के साइंटिस्ट हैं, हम उनको ज्योग्राफिकल फील्ड में उनको सत्य मानते हैं, उनकी बात को। हमारी बात को तो कोई सच नहीं मानेगा। मैं कह दूं आपको कि सूर्य इस वक्त चमकता है, उसमें ये है वो, तो आप मेरी बात को मानोगे क्या? क्योंकि मेरी उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो जो उस चीज का स्पेशलिस्ट होता है, उसको कहते हैं आप्त। तो अब बहुत सारे, अब आप इस इसको शब्द, हम दूसरे की शब्द सुनकर, बातें सुनकर उस पर हम विश्वास करते हैं, उसको हम कहते हैं शब्द प्रमाण। अब जैसे मैंने टीचर का उदाहरण दिया, वैज्ञानिक साइंटिस्ट का उदाहरण दिया, तो इसी तरह के और भी बहुत सारी चीजें हमारे महान पुरुष जो है, उनमें हम सबकी बात नहीं, जो भी खूब पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने वेद आदि शास्त्र पढ़ लिए, वो जो बात कहते हैं, तो उनको हम सच मानते हैं, सबकी बात को हम सच नहीं मान सकते। और इसके बिना हमारा गुजारा नहीं होता। जब आप छोटे बच्चे थे, तो आपको कैसे पता कि ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं? वो उन्होंने बताया था ना, तभी तो पता चला था आपको, कि आप पैदा होते ही आपको पता चल गया था। हमें किसी को भी हमें बताया जाता है, ये आपकी मम्मा है, ये आपके पापा है, ये आपका भाई है, ये चाचा है। शुरू शुरू में बताते हैं, तो अब धीरे धीरे हम उस बेस पर ही हम जान पाते हैं। शब्द प्रमाण के बिना हम जीवन चला ही नहीं सकते। आपका कोई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब कि आपको अभी भी नहीं पता होंगी। नई नई सब्जी कभी देखोगे, नया फल कोई देखोगे, तो आपके पेरेंट्स बताते हैं इसका नाम ये है, ये आलू बुखारा है, ये प्लम्प है, ये पियर है, ये सेब है। जो छोटे छोटे बच्चों को तभी तो समझ में आती है, तो उस शब्द के आधार पर वो समझ जाते हैं, और फिर बाद में वो याद रखते हैं कि ये इस फल का नाम ये है, इस सब्जी का नाम ये है, इस कपड़ा का ये रंग है, इसका ये रंग है। ये कैसे पता लगता है? शब्द से ही तो पता लगता है, दूसरों से सुनते हैं। तो इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण, या दूसरे शब्दों में इसको आप्तोपदेश भी कहते हैं, क्योंकि हम शब्दों से सुनकर या शब्दों को पढ़कर जानते हैं। तो और आप तो और उनकी ही बात माननी होती है, जो कि आप तो इसमें परफेक्ट हो। आप का आप मतलब समझ लो, प्राप्त किया है उन्होंने उस सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसमें वो परफेक्ट हो गए। तो ये होता है आप तो उपदेश या शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम जब छोटे बच्चों से बड़े होते हैं, आप देख लो अभी तक आपके जीवन में, और अब भी, अभी आप जितनी किस एज में हो, इसके 2-4 साल बाद तक भी आप बहुत सारी चीजें अपने दूसरे लोगों से सीखोगे। तो घर के लोगों से ये चीज है, ये चीज है, इसको कैसे पकाते हैं, क्या करते हैं, वो जो आपको सिखाएंगे वो आपके लिए एक प्रूफ हो जाएगा, और आप वैसे ही उसको सीखते चले जाओगे। तो ये शब्द प्रमाण के आधार पर हमारी जीवन चलता है। तो अब वेद को हम मानते हैं सबसे बड़ा प्रमाण। क्यों? क्योंकि परमात्मा की वाणी है। यह हमने बताया हो ना पहले, वेद किसने बताए थे, वेद का उपदेश किसने दिया था? परमात्मा ने। तो परमेश्वर तो सबसे ठीक ही बताएगा, वो तो गलत नहीं बताएंगे। और पहले के जो आप्त पुरुष है, जो पहले हमने आप्त पुरुष की परिभाषा दी,
उसमें से कोई भी मैं पूछ सकती हूँ आप पुरुष के कौन से 4 लक्षण जो कि विद्वान हो, सत्य सत्य पदार्थों को सत्य सत्य जानने वाला हो, है, और दूसरों का भला करने वाला हो। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति दूसरे का भला नहीं चाहता तो वो तो गलत ही बता देगा, उसका बुरा चाहेगा, और सत्य बोलने वाला भी हो, सत्य विद्या को जानने वाला भी हो, और छल आदि दोषों से रहित हो। ऐसा व्यक्ति जो बात करता है वो हमारे लिए प्रमाण होती है, हम उसको मानते हैं। आप भी अपने जीवन में देखोगे, आप किसी किसी को अपना आइडियल मानते हो, वो जो कह देता है उसको अब नहीं जी, इसने जो कहा है मैं तो वैसे ही करूंगी, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए मेरा हित सोचता है, मेरे लिए ठीक कहता है। तो ये सारा शब्द प्रमाण में आ जाता है। तो सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो वेद है, क्योंकि वो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, और वो परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए उनका जो उपदेश और वचन है वो वेद है, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। फिर आप तो उपदेश, जो आप तो पुरुष जो उपदेश देते हैं वो ही प्रमाण है। आप तो क्या है वो आपको बता दिया है। ठीक है, ये शब्द प्रमाण के बारे में इतना हो गया। हमने 4 प्रमाण आज पढ़ लिए। कौन कौन से प्रमाण, कौन कौन से पढ़े? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो 8 प्रमाण है, प्रमाणों के नाम याद कर लेना 8 के, पर पूछेंगे हम इन 4 प्रमाणों में से, आगे क्या नहीं पूछूंगी। ठीक है, चलो बाकी हम कल करेंगे फिर। अब तो थोड़ा सा ही रह गया, 2 दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों? मैम फिर बाद में ईश्वर वाला पढ़ेंगे हम। हाँ हाँ जी, फिर ईश्वर वाला पढ़ेंगे। यस मैम। आप साथ साथ तैयारी शुरू कर दो। ठीक है जी। यस मैम।